हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। यू आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी 45 डेज जो चैलेंज नॉर्सेट के लिए हमने लिया है उसके बारे में हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। तो आज भी हम उसी के लिए बात करने वाले हैं। आज हमारी शायद 14वीं क्लास है हमारे 45 डेज चैलेंज की। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस और बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना, खुद से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखती हैं। अगर आप खुद से समझोगे तो ज्यादा चीजें रिकॉल कर पाओगे और एक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी क्वेश्चन को समझने की। आगे बात समझ में? तो मैं जो समझा रहा हूँ वो बात अलग है, आप जो खुद समझ रहे हो वो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट आपको ही एग्जाम के अंदर समझने हैं सारे क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो मैं आपके लिए बैठा हूं, आप उस वीडियो को पॉज करके खुद से समझने की कोशिश करें और उसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, बाकी मैं तो आपके लिए बैठा ही हूँ हमेशा आपकी हेल्प के लिए और आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए और आपको क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन रूप से आपके सामने पेश करने के लिए, रखने के लिए। आगे बात सच में, चलिए आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन के ऊपर बात करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तभी तो हमेशा मैं हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर कहता हूं कि अपने हौसलों पे क्या रखो, विश्वास रखो। अपने जो संघर्ष है उस पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो। सारी चीजें आपके कदमों में होंगे एक दिन। आप एक दिन नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना जो है वो पूरा करोगे, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस आपको लगे रहना है इस फील्ड के अंदर। आगे बात सच में, कभी भी आपको ये नहीं है कि सर आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का। काफी बच्चों का सिलसिला ऐसा होता है कि आज वो पढ़ेंगे तो 24 घंटे पढ़ लेंगे, कल वो 24 घंटे ही नहीं पढ़ेंगे। जबकि ऐसा नहीं करना है आपको। चाहे आप आज 6 घंटे पढ़ो, कल 8 घंटे पढ़ लेना या फिर 6 घंटे ही कंटिन्यूअस पढ़ते चलो, उसी की जीत होती है। जिस जो बच्चा हमेशा किसी भी फील्ड में कंटिन्यूअस नहीं रखता है वो 100% जीतता है, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी अपनाई हुई बातें हैं, ये मैंने सेल्फ फील की हुई बातें हैं। जिस भी फील्ड, जो भी बंदा जो भी काम कर रहा है, अगर वो अपने काम में लगातार करता रहेगा, अपने काम को लगातार करता रहेगा तो 100% उसकी जीत होती है। 100% उसकी जीत होती है। आगे बात समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन समझना ध्यान से और पढ़ना। ठीक है, द नर्स इज असिस्टिंग ए वुमेन। एक नर्स असिस्ट कर रही है एक वुमेन को, एंड अपॉन द एडमिशन विच डाटा शुड बी रिकॉर्डेड एज सब्जेक्टिव डेटा। देखो ये चीजें बहुत नॉर्मल है, ये चीजें आपने अपने नर्सिंग के करियर में पढ़ी होंगी कि देखो जब भी हमारे पास कोई एडमिशन आता है या फिर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह के डेटाज होते हैं। कौन कौन से डेटा होते हैं? एक तो होता है सब्जेक्टिव डेटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है सब्जेक्टिव डाटा होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। होता है नहीं होता ये तो सबने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कि सर बिल्कुल पढ़ा है। कि सर सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट हमें क्या करता है, खुद बताता है। पेशेंट हमें जो खुद बताएगा वो क्या है बच्चों? सब्जेक्टिव डेटा है। और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। देखो ओ फॉर ऑब्जेक्टिव और ओ फॉर ऑब्जर्व। तो ऑब्जेक्टिव डेटा जो होता है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, और सब्जेक्टिव डेटा जो होता है वो पेशेंट खुद बताता है। पेशेंट कहेगा कि मेरे हाथ पैरों के अंदर दर्द हो रहा है, पेन की कंप्लेन करेगा। ठीक है, पेन इचिंग की कंप्लेन करेगा। पेन क्या बताएगा? और भी पेशेंट जो आते हैं कि सर मुझे तो यहाँ पे मेरी कड़ियां में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दुख रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है,
मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, मेरा आलस आ रहा है मुझे शरीर में, मेरा हाथ पैर टूट रहे हैं, ठीक है, बॉडी ऐसे कर रही है कि रेस्ट कर लूं, पड़ा रहूं, आलसी जीव हो गया हूं, ऐसे कुछ बताएगा तो उसका मतलब है सब्जेक्टिव डेटा बता रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है कि जो आप खुद ऑब्जर्व करते हो। पेशेंट ने कहा कि मुझे बहुत तेज क्या है बुखार आ रहा है, लेकिन बहुत तेज कितना तेज आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना आपका काम होता है, मेडिकल पर्सनल का काम होता है। ठीक है, मेडिकल जो व्यक्ति है, आइदर नर्स हो या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ, जो कि क्या कर रहा है, टेम्परेचर को देखेगा कि भैया आपने ऑब्जर्व किया उसको तो टेम्परेचर कितना है कि 99 पॉइंट जो भी है 99, उसको फ़ारेनहाइट उसको फीवर है। आपने उसने तो कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो आप ये डेटा तो नहीं लिखोगे उसमें कि बहुत तेज बुखार आ रहा है। आप क्या लिखोगे, उसका टेम्परेचर चेक करोगे और क्या करोगे, उसका टेम्परेचर चेक करके उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट टेम्परेचर लिख दोगे। आगे बात समझ में। एक पेशेंट आता है आपके पास, मेरा तो जी घबरा रहा है बहुत ज्यादा, मेरा बीपी हाई हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बीपी को चेक करोगे। बीपी कितना आएगा कि सर 130/90 बीपी आ रहा है, तो बीपी इज नॉर्मल। तो 130/90 इज नॉर्मल कि देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो फिर आपको क्या करना है, देखो पेशेंट आपके पास आया इमरजेंसी के अंदर, एडमिशन के अंदर, कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। फिर आप ये तो नहीं लिखोगे पूरी बॉडी पेन कर रही है इसकी, आप स्पेसिफिक एरिया को ढूंढोगे कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा दर्द है और कहाँ पे दर्द है, कहाँ से रेडिएट तो नहीं हो रहा है। उन चीजों को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। मतलब हम जो अपनी मेडिकल टर्म में उस चीज को लिखते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। और जो पेशेंट अपने हम कह सकते हैं इलिटरेट परिभाषा के अंदर बताता है, या फिर हम जो ऐसे ही एवं परिभाषा के अंदर बताता है, जो मेडिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। अब क्वेश्चन के अंदर समझना कि नर्स इज असेसिंग वुमेन अपॉन द एडमिशन, एडमिशन के ऊपर एक क्या कर रही है, डेटा ऑब्जर्व कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, सब्जेक्टिव डेटा, एज सब्जेक्टिव डेटा। इसमें सब्जेक्टिव डेटा को आपको ढूंढना है। मैंने अभी बताया सब्जेक्टिव डेटा का मतलब है कि पेशेंट खुद बताएगा। देखो, हर वेट, एक लेडी का वेट है, हर वेट इज 120 पाउंड, 442 पाउंड है, कि भैया उसका वजन जो है 442 पाउंड का है। ठीक है, ये तो आपने खुद ऑब्जर्व किया है, उसको नापा है, उसको तोला है आपने, तो ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा हुआ ना प्यारे बच्चों। कौन सा हुआ कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा हुआ, बिल्कुल हो गया। ठीक है, शी हैज ए रेड रैशेस कवरिंग द ब्लैक ऑन द ब्लैक ऑफ हर हैंड। क्या है कि उसके हाथ पे रैशेस बने हुए हैं, ये भी आपने ऑब्जर्व किया है, ये उसने नहीं बताया है, वो तो कुछ और ही परिभाषा इस चीज की बताएगी। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। एंड सी स्टेट, देखो यहाँ पे कह रहा है सी स्टेट, सी सैड, उसने बताया, जो मरीज है हमारा उसने ही बताया है, क्या कह रहा है, माई हैंड इट इज सो बैड, मेरे हाथों में बहुत बुरी तरह से खुजली चल रही है। आई कैन हार्डली स्टैंड इट, मैं बहुत परेशान हूं या फिर मैं बहुत परेशानी में खड़ा हुआ हूं। क्या कह रहा है कि मेरे हाथों में खुजली चल रही है, मेरे हाथों में खुजली चल रही है, इसका मतलब वो पेशेंट ने बताया है। आपको हमेशा सब्जेक्टिव डेटा के पास में एक क्या लिखा मिलेगा, शी सैड, ही सैड, या शी स्टेट, ही स्टेट। आपको यही वर्ड ढूंढना है। अगर यही वर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो तो माई ढूंढना है, आई ढूंढना है, कि माई हैंड, कि माई हैंड, आई हैंड, जो भी आप समझ सकते हो उस चीज को समझना है। ठीक है, हर टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है, कि भैया ये तो नापने के बाद आया है कि आपने उसका टेम्परेचर देखा है। पेशेंट ने तो कहा मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन आपने थर्मामीटर लेके उसका टेम्परेचर नापा है, तो उसका टेम्परेचर कितना आया, 99.8 फ़ारेनहाइट आया, आया कि नहीं आया। तो भैया ये कैसा हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया है। आगे बात समझ में, तो हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है सी। जिस भी बच्चे ने सी आंसर किया है करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन आपको आना चाहिए। काफी बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं कि ये तो हम कर देंगे, लेकिन काफी काफी बार क्या होता है कि बेसिक चीजें ही टफ हो जाती है। ठीक है, तो इनको रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, द नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइंस ऑन ए एवरी ओवेस, on a very obese, on a very obese individual and uses a extra wide cuff.
and use a extra wide cuff. What is primary reason for using an ultra wide cuff? For an using ultra wide cuff कि प्राइमरी रीजन क्या होगा कि आपने अगर ज्यादा बड़ा कफ ले लिया। देखो पहली बात तो ये कि आपके पास एक मोटा व्यक्ति है या ओबीस पर्सन है, आप उसका क्या कर रहे हो, एक बीपी आपको नापना है, बीपी देखना है, आपको ब्लड प्रेशर उसका देखना है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उसका एक्स्ट्रा वाइड कफ ले लिया, मतलब उससे भी ज्यादा कफ ले लिया। ठीक है, एक फिनोमिना होता है उसका, मैंने पूरी हमारे वाइटल साइंस की क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि कितना हमें कफ का यूज करना चाहिए। अब आपने देखा कि उसने एक्स्ट्रा वाइड कफ ले लिया, तो क्या रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, ये पूछा जा रहा है। ए रेगुलर साइज कफ इज नॉट गोइंग टू बी द लॉन्ग एनफ टू द अराउंड द क्लाइंट आर्म, कि जो रेगुलर साइज का कफ है वो आ नहीं रहा है पेशेंट के। ठीक है, ठीक है, ये नहीं, यही बात सत्य है कि ब्लड प्रेशर टेकन विद ए कफ दैट इज टू नैरो, अगर नैरो होगा तो क्या होगा, गिव द आर्टिफिशियल हाई रीडिंग देगा। कि अगर आपने छोटा कफ यूज किया है तो क्या करेगा, वो हाई रीडिंग देगा। ए रेगुलर कफ इज टू टाइट, एक अगर रेगुलर कफ टू टाइट है, आपने देखा कि बहुत टाइट जा रहा है, एंड कॉज अ डिस्कम्फर्ट टू द क्लाइंट, की क्लाइंट को कॉज अ डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ए नैरो कफ कॉजेज द क्लाइंट पल्स टू बी द एलिवेटेड, कि आपने अगर छोटा कफ लिया है पेशेंट की आर्म से, तो वो क्या करेगा, एलिवेट करेगा किस चीज को, क्लाइंट की पल्स रेट को एलिवेट करने का काम करेगा। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर इसका होने वाला है। देखो बहुत सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि नेसेसरी है, क्योंकि क्या है, नेसेसरी है। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर जो वाइटल साइंस की हमारी क्लासेस हुई हैं, जो फंडामेंटल क्लासेस हुई हैं, वहां पे ब्लड प्रेशर को डिटेल में पढ़ा है। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो वहां जाके प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में सारी फंडामेंटल की क्लासेस जो पढ़ी हुई हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहां से जाके देखें। फिलहाल मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि कौन सी बात सत्य है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो कि अगर आप नैरो कप लेते हो तो वो क्या करेगा, हाई रीडिंग देगा। कैसा देगा, हाई रीडिंग देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में बताता हूं कि कैसे कैसे इसके पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, समझना इस चीज को। जब भी आप किसी पेशेंट का बीपी लेके जाते हो, बीपी लेने, जब भी आप किसी पेशेंट का बीपी लेने जाते हो तो कैसा आपको कप की जरूरत होती है। देखो आपके कफ की साइज क्या होनी चाहिए, बीपी कफ की साइज जो होती है वो कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो बीपी कप की साइज हमेशा कैसी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 40% ऑफ मिड आर्म, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कैसी होनी चाहिए, कि उसकी विड्थ होनी चाहिए 40% ऑफ मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, और उसकी लेंथ होनी चाहिए 80% ऑफ मिड आर्म अपर सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस की उसकी कैसी होनी चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि आपको क्या करना है कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि किसी भी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस आपको नापना है, उसका 40% विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई, विड्थ, है ना। और लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 80% तक उसकी लेंथ होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अगर आपने देखो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि बीपी कप, सारे पॉइंट्स में बीपी कप के रिगार्डिंग बात करूंगा, हर बार बीपी कप नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो बीपी कप अगर आपने टू नैरो लिया है तो रीडिंग कैसी आएगी। अगर आपने नैरो लिया है तो रीडिंग कैसी आएगी बच्चों, इंक्रीज बीपी, बीपी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने टू वाइड लिया है, अगर अब आपने कप को क्या ले लिया, ज्यादा वाइड ले लिया है, तो बीपी का प्रेशर कैसा आएगा, लो आएगा। क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपने बीपी का कफ बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया, सपोज बच्चे की मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इतनी सी है और आपने बड़ा वाला कफ ले लिया, तो उसकी बीपी कैसी आएगी, कम आएगी। ऑब्वियस ही बात है कम आएगी, क्योंकि उसके अंदर
जो हमारी आर्टरीज है, जो हमारी वेन्स है, जो हमारी वेसल्स हैं, उन पे इन्फ्लेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। उन पे इन्फ्लेट डिफ्लेट होने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे बीपी को मेजर करेंगे? ठीक है, अगर आपने ज्यादा टाइट ले लिया, ज्यादा नैरो ले लिया, ज्यादा टाइट ले लिया, ठीक है, ज्यादा टाइट लोगे तो क्या करेंगे, वो एकदम से उस वेसल्स को भींच देंगे, एकदम से क्या कर देंगे, उस वेसल्स पे अटैक कर देंगे, भींच देंगे, तो ज्यादा प्रेशर बनने के कारण क्या आएगा, जीती ज्यादा बीपी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक, चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। अगर आपने बीपी कफ को कैसा बांधा है, टू लूज बांधा है। कैसा बांधा है? अगर आपने बीपी कफ को लूज बांधा है तो बीपी कैसी देखने को मिलेगी? इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी? बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपने क्या किया है, बीपी कफ को लूज बांधा है, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट मैनर में बांधना होता है, ना ज्यादा टाइट बांधना होता है, ना ज्यादा लूज बांधना होता है। अगर आपने ज्यादा टाइट बांध दिया तो, अगर आपने बीपी कफ को ज्यादा टाइट बांध दिया है तो कैसा बीपी देखने को मिलेगा? कि भैया डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा। ज्यादा टाइट से क्या होगा? ज्यादा टाइट बांधने से क्या होगा बच्चों? ज्यादा टाइट बांधने से क्या होगा? हमारी जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो हमारी आर्टरीज होंगी, वो कंप्रेस हो जाएंगी और आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बीपी भी क्या आएगा? प्रेशर भी कम पड़ेगा। प्रेशर कम करने की वजह से क्या आएगा? बीपी कम आएगा। आगे बात समझ में? और देखिए, अगर कफ को आपने डिफ्लेट टू फास्ट, अगर आपने उसको डिफ्लेट फास्ट कर दिया, देखो आजकल जो हम बात करें स्पिग्नोमेनोमीटर की, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है बीपी का। हालांकि हम आजकल उसको यूज कौन करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ चुकी हैं जो ऑटोमेटिक बीपी ले लेती हैं। तो इन चीज को समझना भी जरूरी है आपको, कि अगर आपने डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब उस नॉब को आपने जल्दी से आपने क्या कर दिया, फास्टली उसको कर दिया, तो बीपी की रीडिंग कैसे आने वाली है? बीपी की रीडिंग लो आने वाली है। कैसी आएगी बच्चों? फॉल्स लो बीपी आने वाला है। कैसा आने वाला है? कि फॉल्स लो बीपी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे छठे नंबर की बात करूं कि आपने कफ को डिफ्लेट टू स्लो, अगर आपने उसको बीपी के कफ को टू स्लो मतलब कि बहुत धीरे से आपने क्या किया है, बहुत धीरे से आपने उसको क्या किया है, डिफ्लेट किया है, तो बीपी की रीडिंग फॉल्स हाई आने वाली है। कैसी आने वाली है? फॉल्स हाई आने वाली है। फॉल्स हाई बीपी आपको देखने को मिलेगा। और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अगर आपने लोअर एक्सट्रीमिटीज से बीपी लेना है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, अगर आपने क्या लिया है बच्चों, लोअर एक्सट्रीमिटीज से लिया है, तो बीपी का रीडिंग कैसी होगी? इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने हार्ट लेवल से नीचे रखा है तो बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हार्ट रेल से हाथ को ऊपर रखा है तो इसका मतलब आपको बीपी कम देखने को मिलेगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हमेशा इन चीजों को देखना है। जब भी आप बीपी लेते हो तो एक सीक्वेंशियल मैनर में लेते हो और हार्ट लेवल पे अपने हाथ को रखते हो। जब भी आप अपने हाथ को रखते हो तो हार्ट लेवल पे रखते हो, ना तो ये फोल्ड होना चाहिए ना एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, आपने हार्ट लेवल पे हाथ होना चाहिए। और बीपी कफ जब भी बांधो तो उसकी अप्रोप्रिएट साइज का हो, अडल्ट का। एंड हम कह सकते हैं कि उसको डीप फ्लेट ज्यादा देर तक ना करें या ज्यादा स्लो ना करें, और हो सके तो अपर आर्म से ही क्या लें, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस या अपर आर्म से ही क्या लें, बीपी लें। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपने क्लियर कर दिए मैंने आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना एक बात। देखो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, समझो। द एलपीएन एलवीएन, एलपीएन एलवीएन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, एलपीएन का मतलब होता है लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, लाइसेंस प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस नर्स। और एलबीएन का मतलब होता है लाइसेंस वोकेशनल नर्स। लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स का मतलब होता है जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रही है, जो परमानेंट है। और हम कह सकते हैं कि एलवीएन का मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं या एलवीएन होते हैं, मतलब एलवीएन का वोकेशनल, लाइसेंस वोकेशनल नर्स। ठीक है, नोट दैट
नोट दैट अपाइकल पल्स इज ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट, कि मतलब एक पेशेंट को अपाइकल और रेडियल पल्स दोनों ही ऑर्डर करी गई हैं क्लाइंट की, विच इज द करेक्ट वे टू ऑब्टेनिंग द रीडिंग, कि आपको रीडिंग लेने के लिए कौन सा करेक्ट वे अपनाना पड़ेगा। उसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एलबीएन है एलपीएन है वो कैसे अप्रोप्रिएट एक्शन में क्या लेंगी, वो उसको लेंगी, किसको, बीपी को, सॉरी पल्स रेट को देखेंगे, कि आपने अपाइकल पल्स को भी एक साथ देख लिया और रेडियल पल्स को भी देख लिया। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, हैव अनदर नर्स टेक द रेडियल पल्स व्हाइल टेकिंग अपाइकल पल्स, एलपीएन टेक्स द अपाइकल पल्स, कि एलपीएन जो होता है, जो हमारी परमानेंट स्टाफ है, या फिर हम कह सकते हैं जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस नर्स है, जो जिसको पता है हर चीज के बारे में, वो क्या करेगी, अपाइकल पल्स को देखेगी, और जो दूसरी हमारी है, दूसरी जो एलवीएन है, वो क्या करेगी, रेडियल पल्स को देखेगी। एंड टेक द अपाइकल पल्स इमीडिएटली एंड टेक द रेडियल पल्स, की तुरंत आपने अपाइकल पल्स देखी, उसके बाद रेडियल पल्स देख ली। और द एलपीएन शुड लिसन द अपाइकल पल्स एंड आस्क द क्लाइंट टू टेक द रेडियल पल्स, कि आपने देख रहे हो, आप जो एलपीएन है वो क्या देख रही है, अपाइकल पल्स को देख रही है, और क्लाइंट को बोल दिया तुम अपनी क्या देख लो, रेडियल पल्स देख लो। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, टेक द रेडियल पल्स एंड टेक टेक द अपाइकल पल्स। क्या आंसर इसका रहने वाला है, क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आने वाला है, क्या इसका आंसर होने वाला है? देखो, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स क्या होती है, लाइसेंस वोकेशनल नर्स क्या होती है, इनके अंदर आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब इनके अंदर जो चीजें हैं, अब इनके अंदर जो चीजें हैं वो क्या है, देखो, जब भी ऐसी ऑर्डर कोई चीज करे कि आपको रेडियल पल्स भी असिस्ट करनी है, कि आपको रेडियल पल्स भी असिस्ट करनी है, और प्लस आपको अपाइकल पल्स भी क्या करनी है, असेस करनी है, तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना होता है, तो नीड या ऑलवेज, ऑलवेज नीड टू नर्सिंग ऑफिसर। क्या जरूरत होती है, कि भैया ऑलवेज नीड टू नर्सिंग ऑफिसर, या टू नर्स की हमें जरूरत होती है, कि वन इज क्या करेगी, जो हमारी एलपीएन होगी, जो हमारी लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स होगी, वो क्या काम करेगी बच्चों, वो हमारी अपाइकल पल्स को देखेगी, क्योंकि अपाइकल पल्स इज एक्यूरेट पल्स, क्योंकि वो बहुत अपेक्स पे होती है, अपाइकल पल्स हमारे हार्ट रेट के पास होती है, या हार्ट के पास होती है, तो एलपीएन क्या करेगी, अपाइकल पल्स को चेक करेगी। ठीक है, और जो एलबीएन होगी, जो एलबीएन होगी वो क्या काम करेगी, वो हमारी रेडियल पल्स को देखेगी। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, ये तो आज आपको पता लग गया कि दो नर्स की नीड होती है जब भी हम अपाइकल और रेडियल पल्स को देखते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप किसी पेशेंट के पास गए, आप किसी पेशेंट के पास गए और रेडियल और अपाइकल दोनों ही आपको पल्स लेनी है, तो क्या आप पेशेंट को इसके बारे में बताओगे कि हम आपकी पल्स रेट ले रहे हैं? क्या आप बताओगे या नहीं बताओगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझदारी का क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, बताएंगे फटाफट से। क्या आप अपने पेशेंट को बताओगे, फटाफट से बताएंगे? देखो, अगर आपने बताया कि हम आपकी रेडियल पल्स ले रहे हैं, कि हम आपकी रेडियल पल्स ले रहे हैं और अपाइकल पल्स ले रहे हैं, तो वो पेशेंट क्या करेगा, घबरा जाएगा। पेशेंट घबरा जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं ठीक तो हूं या नहीं हूं। तो आपको हमेशा कभी भी जब भी आप पल्स देखते हो तो आपको नहीं उसको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको जब भी आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी किसी ने अगर काम किया हो, या अपने घर वालों को या रिलेटिव्स को लेके गए हो हॉस्पिटल के अंदर, तो मरीज का हाथ पकड़ता है कौन, डॉक्टर जो होता है, फिजिशियन जो होता है, मरीज का हाथ पकड़ता है, लेकिन उससे कहता नहीं है कि मैं आपकी हार्ट रेट नाप रहा हूँ। कहता है क्या, कि सर बिल्कुल नहीं कहता है। वो क्या कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, रेडियल पल्स को देख रहा होता है कि इसकी दिल की धड़कनें कितनी तेज चल रही हैं। अगर आप उसको अवेयर कर दोगे, उसको बता दोगे, तो आपको क्या क्या करेगा, वो अपनी धड़कनें ज्यादा तेज कर लेगा, स्लो कर लेगा, या फिर वो घबरा जाएगा।
ठीक है, जो घबरा जाने की उपस्थिति में टैकीकार्डिया पेशेंट को हो सकता है और अबनॉर्मलिटी हमें फॉल्स रीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो कभी भी हमें कहना नहीं है पेशेंट के डू नॉट टेल, कभी भी आपको पेशेंट को बताना नहीं है कि हम आपकी रेडियल पल्स ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको 2 नर्स की ज़रूरत होती है और 2 नर्स क्या काम करेगी कि एक तो रेडियल पल्स लेगी और एक क्या करेगी हमारी क्या करेगी हमारी जो दूसरी नर्स होगी वो रेडियल पल्स को देखेगी और एक एक जो एलपीएन होगी वो हमारी अपाइकल पल्स को देखेगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी बच्चे ने ए आंसर दिया है या पहला आंसर दिया है वो करेक्ट है कि हैव अनदर नर्स इज टेक द रेडियल पल्स एंड व्हाइल द एलपीएन टेक द अपाइकल पल्स। क्योंकि अपाइकल पल्स जो होती है वो एकदम हार्ट के पास होती है, वहां से एक्यूरेटली मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक चीज बताइए, देखो पल्स के ऊपर मैंने पूरी लेक्चर ले रखा है, जाके देखें प्लीज। और जाके देखने के बाद आपको पता लगेगा इंटरमिटेंट पल्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बाउंडिंग पल्स क्या होती हैं। मजा आएगा, आप एक बार जाके देखिए, मजा आ जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, फंडामेंटल क्लासेस के अंदर पल्स का एक पूरा टॉपिक है, वो मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देखिए तो सही, मजा आ जाएगा। और सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाए। इंटरमिटेंट पल्स क्या कहते हैं पता है? इंटरमिटेंट पल्स क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है इंटरमिटेंट पल्स क्या है। इंटरमिटेंट पल्स उसे कहते हैं कि आपने अपाइकल पल्स ली, ठीक है, अब आपने क्या देखा, अपाइकल पल्स का रेशो देखा, या अपाइकल पल्स आपने देखी तो कितनी आई बच्चों कि सर 80 बीट पर मिनट आ रही है। अब वहीं आपने रेडियल पल्स देखी, वो कितनी आ रही है कि सर 92 बीट पर मिनट आ रही है। तो इनमें दोनों के अंदर गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है कि सर बिल्कुल आ रहा है। इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट पल्स, इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट पल्स या पल्स डेफिसिट। किसके नाम जानते हैं इसको? इंटरमिटेंट पल्स या पल्स डेफिसिट। आगे बात समझ में, देखो और चीजें बता देता हूँ आपको पल्स के बारे में। एक तो होती है फुल वॉल्यूम पल्स और एक होती है लो वॉल्यूम पल्स, यानी कि एक होती है वीक पल्स और एक होती है बाउंडिंग पल्स। देखो पल्स का जब भी रेशियो आपको देखना होता है तो हमें +2 से देखना होता है। +2 इज द नॉर्मल, नॉर्मल पल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, +2 का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पल्स होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं +3 की, +4 की, +3 की, +4 की, तो ये कैसी आती है भैया? फुल वॉल्यूम पल्स या बाउंडिंग पल्स, या फुल वॉल्यूम पल्स। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं मैं, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करता हूं? नॉर्मल पल्स की बात करते हैं। नॉर्मल पल्स आपने देखा +2 से इसका रेशो देखने हैं, +2 से इसका रेशो देखा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं अगर मैं इसके नॉर्मल की बात करता हूं तो आपने देखा, अगर मैं इसकी +1 की बात करूं नहीं नहीं, इसका जो रेशो देखते हैं बच्चों हम जीरो से देखते हैं। कितने से देखते हैं? जीरो से देखते हैं। जीरो इज द बेसिक, जीरो इज द नॉर्मल पल्स। ठीक है, नॉर्मल पल्स इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो जितने भी ये रेशोज होते हैं ये कैसे होते हैं? बाउंडिंग पल्स के लिए होते हैं। अगर मैं इसकी -1 की बात करूं, -2 की बात करूं, -3 की बात करूं, ये हमारी होती है वीक पल्स। कैसी होती है? वीक पल्स होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर जीरो से ऊपर जाता है तो फुल वॉल्यूम पल्स कहलाती है, अगर जीरो से नीचे जाता है तो कैसी कहलाती है? कैसी कहलाती है बच्चों? थ्रेडी या वीक पल्स कहलाती है। इसको एक बार देखना, मेरे को शायद इसके अंदर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो प्लीज इसको जाके देखें, करेक्ट करें इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर। देखो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को समझना। देयर इज ऑन द फ्लोर, देयर इज ब्लड इन द ऑन द फ्लोर एंड हाउ मच, देन हाउ शुड नर्स क्लीन अप द स्पिल। कि जो वहां पे ब्लड फैला हुआ है उसको कैसे वो साफ करेगी, क्लीन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। देखो आपने सुना होगा
अगर आपने इसको ठीक करना है, अगर आपने इसको क्या करना है, इसको अगर आपने क्लीन करना है, तो सबसे पहली चीज तो आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, कहाँ पे, एम्स के अंदर। ठीक है, आप एम्स के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर के काम पे क्या कर रहे हो, कार्यरत हो, आईसीयू के अंदर पोस्टेड हो। अब आईसीयू के अंदर ब्लड क्या हो गया, किसी पेशेंट का स्पिल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट डू, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि आपका सबसे पहला काम क्या होगा। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको क्या करना है, उसके ऊपर, ब्लड के ऊपर कॉटन डाल देना है। क्या करना है, कॉटन डाल देना है। कॉटन क्या काम करेगा, कॉटन क्या काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या काम करेगा, टू प्रिवेंट, कॉटन क्या काम करेगा, टू प्रिवेंट फर्दर स्पिल, फर्दर स्प्रेड, टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड द ब्लड, कि भाई जो ब्लड आपकी जमीन पर या आपके आईसीयू के फ्लोर पर फैला हुआ है, अगर आप उस पर कॉटन डाल दोगे तो कॉटन क्या करेगा, वो सोखने की कोशिश करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, पानी की तरह बहेगा नहीं। ठीक है, पानी की तरह इधर उधर नहीं बहेगा, इसीलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्या मेरी बात समझ में आई, आगे बात समझ में, चलिए। अब आईसीयू के अंदर एक चीज होती है स्पिलिज किट। आईसीयू के अंदर क्या होती है, स्पिलिज किट। कैसी होती है बच्चों, स्प्लिश किट होती है। स्प्लिश किट कैसी होती है, देखो हमारी इन्वेंट्री में होती है, इन्वेंट्री का मतलब हमें रोज उसको देखना होता है। और स्प्लिश किट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। सारी चीजें कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर गाउन होता है, पीपीई होती है, ग्लव्स होते हैं, ठीक है, मोप होता है, मोप मतलब पोंछा होता है, NaO या सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। और शूज होते हैं, लंबे वाले शूज होते हैं, ध्यान रखना। और कौन कौन चीज होती है, सॉल्यूशन हो गया, ग्लव्स हो गए, मॉप्स हो गए, गाउन हो गया, और कॉशन बोर्ड। तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्प्लिस किट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट होता है। तो ऑलमोस्ट यही सारे कंटेंट्स होते हैं किसके अंदर, हमारे स्प्लिस किट के अंदर। ठीक है, जब भी कोई भी स्पिल होता है, जब भी कोई ब्लड स्पिल होता है, तो आपको पता है कि क्या कर दिया जाता है, वहां पे स्प्लिस किट लाई जाती है नर्स के द्वारा, या नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा क्या लाई जाती है, स्प्लिस किट पूरी डब्बा लाया जाता है वहां पे। और वहां पे क्या करा जाता है, कॉशन बोर्ड को सबसे पहले रखा जाता है। कॉशन बोर्ड से ये होता है कि वहां पे क्या है, पे द अटेंशन, कि वहां पे ब्लड गिरा हुआ है, उस कॉशन बोर्ड पे लिखा होता है पे अटेंशन, डेंजर, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, कि अब अटेंशन देना है, येलो कलर का होता है कॉशन बोर्ड जो होता है, वो येलो कलर का होता है। तो उसको आपको क्या करना है, देख के, जो कोई भी व्यक्ति है, जो कि अननोन पर्सन है, जो कि हमारे को वर्कर्स हैं, जो हमारी कलीग्स हैं, वो उस चीज को इग्नोर ना करें। क्योंकि वहां पे ब्लड गिरा हुआ है, अगर किसी के जूते में लग गया, किसी के चप्पल में लग गया, तो कंडीशन और भी फैल सकती है, फैल सकती है, नहीं फैल सकती, इसीलिए कॉशन बोर्ड का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हमें क्या करना होता है, पीपीई पहननी होती है, गाउन पहनना होता है, ग्लव्स पहनने होते हैं, शू पहनने होते हैं। शू बड़े बड़े वाले शू होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि मार्बल की घिसाई करने वाले लोग पहनते हैं ना, बड़े बड़े शूज, वैसे कलर वैसे शूज होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है और सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है कि आपको कैसे क्लीन करना है। देखो वाइप, देखो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि वाइप अप द स्पिल एंड क्लीन द एरिया विद एल्कोहल, की एल्कोहल से आपको क्लीन करना है कि नहीं बच्चों, एल्कोहल से आप क्लीन करोगे तो पूरा डिसइंफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यूज द 1:10 सॉल्यूशन फॉर द सोडियम ब्लीच, सोडियम ब्लीच टू क्लीन अप द स्पिल, कि आपको सोडियम ब्लीच से यूज करना है, 1:10 का रेशो होता है।
वाइप अप थर्ड क्या कहता है कि वाइप अप द स्पिल एंड क्लीन द एरिया एंड वाइप अप द स्किल एंड क्लीन द एरिया विद द वाटर, की वाटर से आपको साफ कर देना है वाइप करके, ठीक है। एंड यूज द आयोडीन सॉल्यूशन टू क्लीन द स्पिल। देखो कभी भी हमें आयोडीन का यूज नहीं करना है, ना ही हमें प्लेन वाटर का यूज करना है, ठीक है। हमें किसका यूज करना है कि 1:10 रेशो का जो ब्लीच पाउडर, ब्लीच जो हमारा क्लीन होता है, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही हम ब्लीच के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। और सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीच के नाम से जानते हैं, और सोडियम जो हाइपोक्लोराइड होता है वो 1:10 के रेशो में बनाया जाता है, मतलब कि 1:10% के रेशो में बनाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइपोक्लोराइड ही क्या कर सकता है, HIV वाले, सपोज दैट जो ब्लड आपका गिरा है वो HIV पेशेंट्स का हो, उसकी ब्लड के अंदर HIV हम कह सकते हैं बैक्टीरियाज हो, ठीक है, क्या हो, HIV बैक्टीरियाज हो। अगर HIV वायरस अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर है और उसका ब्लड नीचे गिर गया, तो पूरे हॉस्पिटल को, पूरे ICU को क्या कर सकता है, वो HIV संक्रमित कर सकता है। इसके लिए हमें किसका यूज करना है कि भैया सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करना होता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड एक डेंजर चीज होती है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, जिसको हम पोलार के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पोलार के नाम से यूज करते हैं ICUs के अंदर, हम बोलते हैं जनरली उसको पोलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलार। आगे बात समझ में। तो आपसे चाहे ब्लेंच पूछे, क्लोराइड ब्लेंच पूछे या सोडियम हाइपोक्लोराइड पूछे, उसी से आपको क्लीन करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? और 1:10 का रेशियो ही इसके अंदर यूज होता है। कभी कभी हम सोप एंड वाटर का यूज करते हैं, सोप एंड वाटर का यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड साफ करके आपको सोप एंड वाटर का यूज करना है, उसके बाद क्या करना है, क्लीन करना है प्लेन वाटर से। आगे बात समझ में। देखो जो एल्कोहल वगैरह की, आयोडीन की बात कर रहे हो आप, जो आप एल्कोहल जो आप एल्कोहल और आयोडीन वगैरह की बात कर रहे हो, ये क्या काम करेंगे, एल्कोहल और आयोडीन वगैरह की जो बात आप कर रहे हो, वो ये क्या काम करेंगे बच्चों, ये क्लीन तो कर देंगे लेकिन डिसइंफेक्ट नहीं कर पाएंगे, उस चीज को मार नहीं पाएंगे। जो हमारे HIV बैक्टीरियाज हैं उनको नहीं मार पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पूरा डिस्ट्रॉय करना है उस चीज को। तो इसका ध्यान रखना है हमेशा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही यूज करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और पूछ लेता हूं मैं आपसे कि जो ICUs के फ्लोर साफ होते हैं रेगुलर बेसिस पे, ICU के फ्लोर को साफ करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आगे बात समझ में। और और कहाँ का करते हैं, जब हम सक्शन करते हैं पेशेंट का, जब हम सक्शन करते हैं पेशेंट का, तो वहां पे जैसे पेशेंट कहाँ है हमारा, ट्रैकेस्टमी पे है या एंडोटेकियल ट्यूब पे है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एंडोटेकियल ट्यूब से सक्शन किया, ठीक है। आपने एंडोटेकियल ट्यूब पे सक्शन किया, वहां पे 3 बोतलें रखी होती हैं बच्चों, बेड साइड आपके 3 बोतलें रखी होती हैं। नंबर फर्स्ट बोतल होती है, ठीक है, 3 बोतलें होती हैं। जो एक तो होती है प्लेन NS की, एक होती है प्लेन NS की, 2 बोतलें होती हैं प्लेन NS की, ठीक है। एक होती है पोलार या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब आपने ET से सक्शन किया, सपोज दैट ET से सक्शन किया, तो आपको ET में डिप करना है प्लेन NS के अंदर। अगर आपने ओरल के अंदर किया तो ओरल के अंदर आपको डिप करना है सबसे फर्स्ट। फिर आपने जैसे सपोज दैट ET का किया, ET में डिप करके आपको पोलार के अंदर डिप करके उस कैथेटर को रखना है। पहले आपने यहाँ पे करोगे, फिर सेकंड आप यहाँ पे करोगे। फिर आपने ओरल किया तो पहले आप यहाँ करोगे, फिर आपको यहाँ करना है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट जरूरी होता है हर चीज का करना, क्योंकि जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उससे खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो कहाँ कहाँ यूज बताया मैंने आपको, एक सेक्शन बॉटल्स के अंदर यूज करवा, डिसइंफेक्टेंट हम कर सकते हैं। हमारे ICU फ्लोर का साफ करने के लिए, हॉस्पिटल की फ्लोर साफ करने के लिए यूज होता है क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और हमारा कोई भी ब्लड स्पिल होता है तो भी हम इसका यूज कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अडल्ट इज नाउ अलर्ट एंड ओरिएंटेड फॉर द abdominal सर्जरी। एक अडल्ट है, अभी वो अडल्ट, जो अडल्ट है वो नाउ अलर्ट हो चुका है, ओरिएंट हो चुका है abdominal सर्जरी से। एंड व्हाट पोजीशन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द क्लाइंट। क्या आंसर आपका रहने वाला है, इसको क्या पोजीशन दी जाएगी? क्या पोजीशन दी जाएगी, फटाफट से बताएंगे। देखो abdomen सर्जरी का पेशेंट है, abdominal सर्जरी का पेशेंट है। अब abdominal सर्जरी के पेशेंट के अंदर क्या हुआ,
भाई abdominal सर्जरी का पेशेंट है तो abdominal सर्जरी के पेशेंट के अंदर क्या होगा? सपोज द लेप्रोटमी हुई है। लेप्रोटमी का मतलब समझ रहे हो? पेट को काटा गया है, लेप्रोटमी हुई है, उसके अंदर क्या डालेंगे फिर? सूचर डालेंगे, उसको सिला जाएगा। सूचर्स उसके पेट के अंदर पड़े हुए हैं या सूचर्स उसके पेट पे लगाए गए हैं, एब्डोमेन पे लगाए हैं, तो उसको पोजीशन कौन सी देंगे? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन सेंस लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, सिम्स पोजीशन देंगे क्या? सबसे पहली बात, सिम्स पोजीशन देंगे क्या? सिम्स पोजीशन कैसी होती है? लेटरल पोजीशन होती है, तो लेटरल पोजीशन हम यूज नहीं करेंगे। क्या आप सुपाइन पोजीशन दे सकते हो क्या? देखो, सुपाइन पोजीशन आप दे सकते हो, सुपाइन आप दे सकते हो, ठीक है। प्रॉन पोजीशन देंगे क्या? कि सर प्रॉन तो हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि टाके हैं उसके पेट के अंदर। क्या सेमी सिटिंग देंगे? इन दो में से देखो, दो गलत हो चुके हैं, दो ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं। आप दोनों ऑप्शंस में से आपको एक मॉडिफाई करके एक ऑप्शन को निकालना होता है कि जिसमें किसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखो, जब भी आप सुपाइन पोजीशन देते हो, सुपाइन पोजीशन के अंदर भी क्या करता है? एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है। क्या करता है? प्रेशर, एब्डोमिनल सूचर, कि भैया जो टाके लगे हुए हैं, जो टाके लगे हुए हैं पेट के अंदर, पेट के ऊपर, उस पे प्रेशर पड़ने के चांसेस होते हैं, चाहे माइल्ड हो या मॉडरेट हो, चाहे कम से कम चांसेस हो, लेकिन होते हैं। क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। जब भी आप पेट के बल, सॉरी, आप जब स्पाइनल कॉर्ड के बल लेटते हो या सीधा लेटते हो, सुपाइन पोजीशन में लेटते हो, तो भी क्या होता है? पेट पे जो हमारे टाके लगे हुए हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? सूचर्स के अंदर क्या हो सकता है? क्या देखने को मिलते हैं आपको वहां पे? प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है? पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है। कैसा होता है? अनकंफर्टेबल फील होता है। आगे बात समझ में। अगर आपने सेमी सिटिंग पोजीशन दी है, देखो क्वेश्चन को समझना, सेमी सिटिंग पोजीशन क्या करती है? देखो, सेमी सिटिंग का मतलब होता है जस्ट लाइक सेमी फाउलर या सेमी फाउलर से कम। सेमी फाउलर जो पोजीशन होती है वो 30 डिग्री पे होती है, 25 से 30 डिग्री पे होती है नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। अब इसकी बात करूं कि आपने 20 पे या 15 पे आपने क्या दे दी इसको? पोजीशन दे दी, सेमी सिटिंग पोजीशन दे दी। ठीक है, इसमें क्या होगा? थोरेसिक एक्सपांशन होगा, थोरेसिक एक्सपांशन होगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी पेशेंट को, रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं होगी तो पेशेंट को क्या होगा? कंफर्ट फील होगा। क्या होगा? कंफर्ट फीलिंग आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। पेशेंट को ज्यादा मजा कौन सी पोजीशन में आएगा? सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा बच्चों? सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर आएगा। और अगर मैं आपसे करूं कि पोजीशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर एब्डोमेन सर्जरी, फॉर एब्डोमेन सर्जरी कौन सी होती है बच्चों? हेडिंग डाल लेना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, सेमी सिटिंग पोजीशन होती है। कौन सी होती है? कि भैया सेमी सिटिंग पोजीशन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? देखो, अगर सेमी सिटिंग आपको ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आपको सुपाइन की तरफ जाना है, ठीक है। सेमी फाउलर्स भी आप दे सकते हो, लेकिन हाई फाउलर या फिर हम कह सकते हैं फाउलर पोजीशन आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। सेमी फाउलर्स तक आप अलाउ कर सकते हो। अगर सेमी फाउलर एग्जाम के अंदर आता है तो आपको कर देना है, सुपाइन भी कर देनी है, ठीक है। अगर ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं दे रखा है, सपोज दैट ऑप्शन के अंदर आपको सिम्स दे रखा है, सुपाइन दे रखा है, प्रॉन दे रखा है और हाई फॉलोर दे रखी है, तो आपको क्या करना है? सुपाइन पोजीशन करनी है। इस बात को समझना। आप लास्ट उसको 30 डिग्री या 25 डिग्री तक एलिवेट कर सकते हो हेड को, ज्यादा आपको नहीं कर सकते। आगे बस में ये नहीं कि आपने पूरा 90 डिग्री पे कर दिया, नहीं, उसके फट जाएगा पेट, उसके टारगेट उठ जाएंगे पूरे।
ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, ये सारे कॉमन सेंस वाले होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं, जो हमारे पोजीशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन सेंस वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बताइए, द फॉलोइंग एक क्रेनियोटॉमी, देखो फॉलोइंग क्रेनियोटॉमी, द नर्स पोजिशन ए क्लाइंट टू द सेमी और रिक्लाइनिंग पोजिशन, सेमी रिक्लाइनिंग पोजिशन फॉर विच रीजन। कि आपके पास एक क्रेनियोटॉमी का पेशेंट है, ठीक है, कैसा पेशेंट है आपके पास, क्रेनियोटॉमी का है। आपके पास एक क्रेनियोटॉमी का पेशेंट है, सपोज है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, क्रेनियोटॉमी, क्रेनियोटॉमी का मतलब होता है कि आपने क्रेनियम का कोई पार्ट आपने वहां से निकाल दिया है, ठीक है। अब उसमें क्या होने के चांसेस होते हैं? अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा? आपको सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कि सेरिब्रल एडिमा होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज आईसीपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आईसीपी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कि जब आपने सर क्रेनियोटॉमी मतलब कि कोई ब्रेन की सर्जरी करी है और वहां पे क्या देखने को मिला है, आपको सेरिब्रल एडीमा कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखने को मिलता है। और उससे क्या होता है, इंक्रीज आईसीपी, मतलब कि आईसीपी इंट्रा क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इंट्रा क्रेनियम का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। उसको रिलीव करने के लिए आपने कौन सी पोजिशन दी है? उसको रिलीव करने के लिए आपने कौन सी पोजिशन दी है? सेमी रिक्लाइनिंग। देखो, सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन आपने दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन के अंदर यही बताया गया है कि आपके पास एक क्रेनियोटॉमी का पेशेंट है, आपने पोजीशन कैसी दी है? सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन दी है। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? मैंने आपको अंतर बता दिया है कि आपने कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। कौन सी पोजीशन देख रहे हो? बोले देखो, बताएंगे टू प्रमोट द कंफर्ट, कि कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए दे रहे हो, नहीं दे रहे हैं। टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिव एरिया, कि आपने ऑपरेटिव एरिया के ड्रेनेज को क्या किया है? कम किया है। टू प्रमोट थोरासिक एक्सपांशन एंड टू प्रिवेंट द सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब भैया, आपने किसी पेशेंट की क्रेनियोटॉमी करी है, ठीक है, वहां से क्या होगा? ड्रेन भी निकलेगा, वहां से जो गंदा ब्लड होगा वो ड्रेनेज भी होगा। और ड्रेनेज के प्रिवेंशन के लिए अगर ड्रेन नहीं निकलेगा तो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज आईसीपी बढ़ेगा। आईसीपी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कैसी देनी पोजीशन चाहिए? कि सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन देनी चाहिए, कि ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिव एरिया। कि आपने क्या किया है कि टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिव एरिया, की ड्रेनेज जो है वो नीचे आ जाए, सबसाइड हो जाए हमारा सेरिब्रल एडिमा, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज ना हो। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो, हेड इंजरी वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी हेड की सर्जरी होती है, हेड की इंजरीज हो जाती हैं, उनके अंदर हमें एक काम करना होता है। उनको कैसी पोजीशन देते हैं? सेमी फाउलर, सेमी सिटिंग, ठीक है, सेमी रिक्लाइनिंग। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारी पोजीशंस एक जैसी ही होती है लगभग। इसमें कुछ कुछ डिग्रीज का फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक जैसी ही पोजीशंस होती हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको। बस हेड को एलिवेट करके रखना है। अगर हेड इंजरी है, अगर हेड की कोई सर्जरी हुई है, तो आपको हेड को अपने आईसीपी को प्रिवेंट करना है, दैट्स इट। आगे बात समझ में? तो आईसीपी को, आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या देनी होती है? हेड अप करना पड़ता है पेशेंट को, दैट्स इट। आपको फाउलर पोजीशन भी नहीं देनी है, फाउलर पोजीशन भी नहीं देनी है, हाई फाउलर पोजीशन नहीं देनी, क्योंकि ब्रेन हर्निएशन के चांसेस होते हैं, ब्रेन हर्निएशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। आगे बात समझ में? चलिए, इसका आंसर बता दिया ना मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन elderly client या adult has a nasogastric tube and intravenous line, उसको nasogastric tube भी है, intravenous line भी है, and the client is confused to attempt, client क्या है? confused है, attempt to remove the both एनजी ट्यूब एंड आईवी ट्यूब। भैया, अपना जो पेशेंट है वो बावड़ा हो चुका है, वो दोनों चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा है। अपना पेशेंट है जो पागल हो चुका है, बावड़ा हो चुका है, दोनों चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा है। हाउ शुड द नर्स एंश्योर क्लाइंट सेफ्टी, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए भैया उसको समझाओ पहले तो।
अगर नहीं समझता है तो फिर उसको दूसरा उपाय भी होता है। ठीक है, तो क्लाइंट की सेफ्टी के लिए वो नर्स क्या करेगी, नर्सिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, वही आपको समझना है बस इसकी पेशेंट के इस क्वेश्चन के अंदर, कि अप्लाई द 4 पॉइंट्स रिस्ट्रेन, कि आप उसको बांध दोगे चारों हाथ पांव उसके चारों हाथ पैरों को उसको बांध दोगे। क्या आप आस्क द फिजिशियन फॉर ऑर्डर टू रिस्ट्रेन, कि आप डॉक्टर से पूछोगे कि इसके हम इसके हाथ बांध सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट द सिटर, जो आपके पास बैठा हुआ है, जो पेशेंट के पास बैठा हुआ है, उसको कहना है कि आपको इसके साथ ही बैठना है। एंड सजेस्ट मी, सजेस्ट मी, क्या करना है, सजेस्ट दैट द फैमिली, की फैमिली को सजेस्ट करना है कि स्टे विद द क्लाइंट एट ऑल टाइम्स, कि आपको इसके पास हमेशा ही बैठना है। क्या आपका इसके अंदर आंसर रहने वाला है? फटाफट से आंसर कर देंगे बच्चों, क्या आंसर इसका होने वाला है? क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे। देखो, आपने अप्लाई अपनी मर्जी से नहीं करना है, रिस्ट्रेन नहीं करना है। देखो, चारों हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हाथ बांधोगे तो भी काम चल जाएगा। पैरों को क्यों बांधना है? पैरों के अंदर थोड़ी बंदी है कुछ, पैरों के अंदर आई लाइन थोड़ी है, नेजुकेशन ट्यूब थोड़ी है पैरों के अंदर कि पैरों से खींच लेगा वो, नहीं। तो पैरों को बांधने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट देखो, हम फैमिली से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज के मामले में। अगर आपका पेशेंट आईसीयू के अंदर है तो वहां पे तो रिलेटिव अलाउ नहीं होते हैं। अगर आपका पेशेंट है आईसीयू के अंदर तो आपको रिलेटिव्स तो अलाउ नहीं होते हैं, वार्ड्स के अंदर तो फिर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो फैमिली के बारे में इसमें बात हम नहीं करेंगे। हमारे क्या करेंगे, हम अपने फिजिशियन से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे क्या हम इसके बाद बांध सकते हैं रिस्ट, रिस्ट हमारी कलाइयां क्या कर सकते हैं इसके अंदर, रिस्टन कर सकते हैं क्या? तो बहुत बेटर आंसर होगा आपका बी। आपका बेटर आंसर जो होगा वो बी होगा बच्चों, या फिर सेकंड आंसर होगा। देखो, इससे क्या होगा, रिस्ट्रेन करने से अगर हम रिस्ट्रेन करते हैं तो रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाती है। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन हम सब पेशेंट को क्यों नहीं कर देते हैं? सारे पेशेंट को हम रिस्ट्रेन क्यों नहीं करते हैं बताओ? क्योंकि उसकी इंजरी का चांसेस होते हैं। किसके चांसेस होते हैं? इंजरी के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना होता है, कभी भी पेशेंट को ऐसे मर्जी से रिस्ट्रेन नहीं करना होता है। अगर कोई पेशेंट एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, तो उस पेशेंट के अंदर ही हमें क्या करना होता है, रिस्ट्रेन अप्लाई करना होता है, वो भी डॉक्टर से पूछ के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। एन अडल्ट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर द सेवरल डेज ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का बंदा है, बहुत दिनों से वॉमिटिंग कर रहा है, वहां पे एडमिट हुआ है। एंड हर ब्रीदिंग इज नाउ स्लो एंड स्वेलो। हर ब्रीदिंग इज नाउ स्वेलो, कैसी हो गई है बच्चों? हर ब्रीदिंग इज नाउ स्लो, मतलब धीरे पड़ गई है, और स्वेलो कर रहा है पेशेंट। एंड व्हाट एसिड बेस बैलेंस डज द नर्स सस्पेक्ट? क्या नर्स सस्पेक्ट करेगी? क्या आपका राइट आंसर रहने वाला है? देखो, बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात करता हूं मैं आपसे। मैंने बहुत बार एग्जाम आपके क्वेश्चंस के अंदर बताया है ये बात, कि जब भी वॉमिटिंग का कोई बंदा होता है, भाई वॉमिटिंग का कोई भी पेशेंट होता है, तो वॉमिटिंग पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? क्या देखने को मिलता है? वॉमिटिंग कहाँ से करता है? स्टमक का जो कंटेंट होता है वो आउट होता है। स्टमक कंटेंट क्या होता है? भाई वॉमिटिंग करेगा तो स्टमक का जो खाना पीना है वो बाहर आ जाएगा। और स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl, HCl होता है। HCl कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। भाई एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब जब एसिडिक नेचर का है, क्या स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो एसिडिक है, तो एसिड आपने क्या निकाल दिया? एसिड आपने बाहर निकाल दिया, एसिड आउट हो गया, तो बॉडी के अंदर क्या बचा? एल्केलाइन बचा। तो हमेशा वॉमिटिंग वाले पेशेंट के अंदर एल्केलोसिस देखने को मिलता है, और वो भी कौन सा? क्योंकि रेस्पिरेशन का कोई मामला नहीं है यहाँ पे, रेस्पिरेशन का कोई मामला नहीं है, इसलिए कैसा देखने को मिलेगा, कि आपको कैसा देखने को मिलेगा एनवायरमेंट, कि मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्किलोसिस आपको देखने को मिलेगा।
और रेस्पिरेशन क्या करेगा, इसके अंदर कंपनसेशन करेगा। रेस्पिरेशन क्या काम करेगा, अपनी ब्रीथ को स्लो कर देगा, ब्रीथ को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, और स्लो करके क्या करेगा, CO2 को रिटेन करने की कोशिश करेगा। करेगा नहीं करेगा, कि भाई CO2 को रोकने की कोशिश करेगा। CO2 कैसा है, एसिड वाला है, तो एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए रेस्पिरेशन कंपनसेट करती है और उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को स्लो कर देती है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को स्लो कर दे, ताकि एसिड भी हमारा बना रहे बॉडी के अंदर। आगे बात समझ में, तो यही आंसर तो आपको ढूंढना है कि मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, दैट्स इट। तो क्या आंसर देखने को मिला है फर्स्ट के अंदर, देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो भाई रेस्पिरेटरी का मतलब नहीं है, रेस्पिरेटरी जितने भी ऑप्शंस के अंदर है वो हटा दीजिए, रेस्पिरेशन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हमें मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, एसिडोसिस नहीं है, एल्किलोसिस देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे मेरी बात समझ में, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब एक कंडीशन और बता दीजिए, अगर ये डायरिया का पेशेंट होता, अगर ये पेशेंट डायरिया का है, सपोज दैट अगर ये पेशेंट डायरिया का है, अगर ये पेशेंट कैसा है बच्चों, डायरिया का पेशेंट है, डायरिया मतलब कि आपको पेशेंट के क्या है, बहुत दिनों से डायरिया हो रखा है, डायरिया की प्रॉब्लम है पेशेंट को बेसिकली, ठीक है। अब डायरिया की प्रॉब्लम है तो क्या कंडीशन होगी बच्चों, डायरिया हमारे इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो निकल जाता है, इंटेस्टाइन में जो फीकल मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है नहीं निकलता। इंटेस्टाइन के अंदर कैसा होता है, पीएच एल्केलाइन होता है, और जब एल्किलोसिस बाहर निकल जाएगा, एल्किलाइन बाहर निकल जाए, तो क्या बचा बॉडी के अंदर, क्या बचेगा बॉडी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, कि सर हमारे बॉडी के अंदर बचेगा एसिड। तो क्या काम करेगा कि भैया मेटाबॉलिक एसिडोसिस काम करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है आपको, अपने कहाँ पे देखने को मिलती है, अपने डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में, मेटाबॉलिक कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिल जाती है प्यारे बच्चों, कहाँ देखने को मिलती है आपको, डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर कट हो गई आपके दिमाग के अंदर, बहुत बढ़िया। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए इसके बारे के अंदर, मैंने पूरी लेक्चर आपको ले रखा है, आप वहां जाके देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्जाम के अंदर, चाहे डीएसएस भी हो, नॉट सेट हो, कुछ भी हो, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, कम से कम 2 से 3, 3 से 4 भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो प्लीज एसिड बेस जो बैलेंस का टॉपिक है उसको हल्के में ना लें, प्लीज जाके देखें, और बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। काफी बच्चे सोचते होंगे कि नहीं सर ये तो बहुत टफ है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी गारंटी के साथ कि मेरा एक बार लेक्चर लेके देखो आप, इतना ज्यादा मजा आएगा आपको, इतना ज्यादा मजा आएगा कि बस पूछो मत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कूलिंग ब्लैंकेट इज ऑर्डर फॉर द, एक कूलिंग ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर द अडल्ट, एक अडल्ट के लिए कूलिंग ब्लैंकेट को क्या किया गया है, ऑर्डर किया गया है, एंड हु हैज जस्ट टेम्परेचर इज 106, भैया उसका 106 डिग्री बुखार आ गया है, 141 मतलब 41.5 डिग्री उसको, डिग्री सेल्सियस उसको बुखार है। विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन उसके लिए करेंगे। देखो कूलिंग ब्लैंकेट आपने अप्लाई करना है पेशेंट को, कूलिंग ब्लैंकेट भी आता है, वार्म ब्लैंकेट भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। एक होता है वार्म ब्लैंकेट और एक होता है कूलिंग ब्लैंकेट। आगे बात में, दोनों तरह के ब्लैंकेट्स हमारे पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं हमारे आईसीयूज के अंदर। हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, तो कूलिंग का तो आईसीयूज के अंदर तो कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे तो वैसे ही ठंडा एनवायरनमेंट होता है। वार्म ब्लैंकेट की जरूरत जरूर रहती है, क्योंकि ठंड लग जाती है पेशेंट्स को। हाँ भैया, आप देखिए, आपके पास एक पेशेंट होता है, 106 डिग्री बुखार है उसको, 106 डिग्री बुखार में आपने क्या किया, कूलिंग ब्लैंकेट ऑर्डर किया है, वो आएगा पेशेंट को ओढ़ाना है। तो कैसे उसका तरीका क्या होता है, देखो, प्लेस ए शीट ओवर द कूलिंग ब्लैंकेट बिफोर पुटिंग द क्लाइंट ऑन द ब्लैंकेट, ठीक है। मेंटेन ए क्लाइंट इन द सुपाइन पोजीशन, देखो मैं आपसे एक चीज, पहले आपको सिंपल बातें करता हूँ, एक सिंपल सी एक फिनोमेना बताता हूँ, देखो ये बातें होती रहेंगी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को, ठीक है।
वार्म ब्लैंकेट हम कब यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर? वार्म ब्लैंकेट का यूज हम कब करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, बताएंगे? भाई हम वार्म ब्लैंकेट का यूज कर रहे हैं, तो वार्म ब्लैंकेट का यूज कब करते हैं पेशेंट्स के अंदर, ये देख नहीं रहे होगा। चलिए हम रेड ही ले लेते हैं। वार्म ब्लैंकेट का यूज कब करते हैं? जब पेशेंट हाइपोथर्मिया में होता है। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? पेशेंट जब पेशेंट को ठंड लग रही होती है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हम वार्म ब्लैंकेट का यूज करते हैं नहीं करते हैं? और कूलिंग ब्लैंकेट का हम कहाँ यूज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ यूज कर रहे हैं? पेशेंट को जब बुखार है, मतलब कि 106 डिग्री बुखार है, तो उसको ठंडा करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? कूलिंग ब्लैंकेट का यूज करते हैं। मतलब कि दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सिंपल से लैंग्वेज में बात करें तो, एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हम बात करें तो न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है? कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइज करना। टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना ही हमें न्यूट्रलाइज कहलाता है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? देखो, अगर आप वार्म ब्लैंकेट को सीधा ही बॉडी के ऊपर पटक दोगे, तो पेशेंट क्या हो जाएगा? पेशेंट चला जाएगा हाइपरथर्मिया के अंदर, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी? उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएगी? लचीली हो जाएंगी। अगर उसको ज्यादा हीट आप दोगे तो पेशेंट कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसकी ब्लड वेसल्स लचीली हो जाएंगी, ब्लड फ्लो तेजी से होने लगेगा, टैकीकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलेगा, फीवर पेशेंट को आ सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने कूलिंग ब्लैंकेट डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर डाल दिया तो फ्रॉस्ट वाइट कंडीशन हो सकती है, पेशेंट फ्रीज हो सकता है। पेशेंट कैसा हो सकता है? पेशेंट को हार्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रीज का मतलब होता है कि पेशेंट जाम हो सकता है, फ्रॉस्ट वाइट हो सकता है पेशेंट को। तो इसको कभी भी, चाहे वार्म हो चाहे कोल्ड हो, उसको लगाने से पहले हमें एक शीट ऊपर डालनी होती है। बेड शीट जो होती है या टॉप शीट जो होती है हम डालते हैं, एक शीट हमें डालनी होती है, एक चादर हमें डालनी होती है, उसके ऊपर से हमें वो डालना होता है। तो सबसे पहली बात, चाहे वार्म हो चाहे कूलिंग हो, तो आपको दोनों की बातें याद रखनी है कि आपको शीट अप्लाई करनी है। तो प्लेस ए शीट ओवर द कूलिंग ब्लैंकेट एंड पुटिंग द क्लाइंट। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको एक ब्लैंकेट के पहले आपको शीट डालनी है, फिर उसके ऊपर से आपको जो आपका ब्लैंकेट है वो आपको डालना है। मेंटेन द क्लाइंट सुपाइन पोजीशन ऑन द ब्लैंकेट। देखो, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। अप्लाई द पाउडर फॉर, देखो कोई भी चीज पाउडर आपको नहीं करना है। अगर आपको पाउडर आप यूज करोगे तो वो ड्राई कर देगा स्किन को। स्किन ड्राई करने का काम करता है। अगर आपको अप्लाई ही करना है तो आप ऑयल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नेसेसरी है, हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ऑयल अप्लाई करना है। ठीक है, टर्न द क्लाइंट इन एवरी 10 मिनट्स असेस द फोर्स स्वाइट। देखो, ये कंडीशन गलत है। आपको क्या करना है? 10 मिनट के अंदर असेस करने की जरूरत नहीं है पेशेंट को। ठीक है, आपको एटलीस्ट 2 आवर्स के अंदर उसकी पोजीशन चेंज करवानी है, और उसको 2 आवर्स के बाद ही आप क्या कर सकते हो? असेस कर सकते हो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक की कंडीशन? क्या मेरी बात यहाँ तक की समझ में आई आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अडल्ट हैज जस्ट डाइड। एक अडल्ट पेशेंट है जो कि अभी जस्ट मरा है, जस्ट डाई हुआ है। एंड हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर ट्रांसफर। हाउ शुड द नर्स, मतलब कि नर्स को एक प्रिपेयर करनी है बॉडी, एंड ट्रांसफर टू द मॉर्चरी। मॉर्चरी के अंदर उसको ट्रांसफर करना है। तो कैसे वो ट्रांसफर करेगी? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से आप आंसर करेंगे इस चीज का कि क्या आंसर आपका रहने वाला है। कि आपके पास एक आईसीयू के अंदर हो, आपके पास एक पेशेंट है जो कि खत्म हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, अब उसको आपको मॉर्चरी भेजना है, तो आप कैसे उसकी करोगे? देखो, आपने सुना होगा, आपने कैडावर केयर, एक मरे हुए व्यक्ति को बोलते हैं कैडावर। कैडावर केयर एक लेक्चर होता है पूरा। पूरा कैडावर केयर कैसे करनी होती है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो पूरा मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आप जाके देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैडावर केयर के अंदर हमें क्या करना होता है? पेशेंट को सुपाइन रखना होता है, पेशेंट को क्लीन करना होता है, पेशेंट की स्पंजिंग करनी होती है।
पेशेंट की स्पॉन्जिंग करनी होती है, पेशेंट को क्लीन करना होता है ना? पेशेंट को जितनी भी आईवी लाइन्स होती हैं, उनको रिमूव करना होता है, ठीक है? कोई भी वुंड है, सपोज़ दैट कोई भी घाव बना हुआ है, पेशेंट को उसको कवर करना होता है, ठीक है? उसके नॉस्ट्रिल्स मतलब हम कह सकते हैं ओपनिंग्स, बॉडी की जो ओपनिंग्स होती हैं, उनको भी क्या करना होता है, क्लोज़ करना होता है। कॉटन से क्लोज़ करना होता है, जैसे आइज़ की बात करें, एनस की बात करें, वजाइना की बात करें, ईयर्स की बात करें, मुँह की बात करें, ये सारी चीज़ों को क्लोज़ करना होता है, ठीक है? तो और क्या-क्या कर सकते हो, आपने क्लीन कर दिया, आपने और न्यू शीट अप्लाई करनी होती है। न्यू व्हाइट कलर की शीट आपको अप्लाई करनी होती है। और क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टैग आप लगाते हो, एक तो बॉडी के ऊपर मतलब कि बॉडी के चेस्ट के ऊपर लगाते हो और एक बॉडी की कवर के ऊपर लगाते हो। तो 2 आइडेंटिफिकेशन टैग की आपको नीड होती है। तो ये सारे काम आपको क्या करने होते हैं, एक मरे हुए पेशेंट के ऊपर करने होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ब्लड में नहा रहा है पेशेंट तो आपने ऐसे ही भेज दिया, ऐसा नहीं करना है, उसके घरवाले देखेंगे डर जाएँगे उसको। उसको क्लीन साफ करके, क्योंकि मर गया वो व्यक्ति अब। उसको उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, उसको अच्छे से साफ करना है, अच्छे से क्लीन करना है, उसकी जितनी भी आईवी लाइन्स हैं उसको निकालना है, कैथेटर हो, एनजी हो, पेरिफेरल लाइन्स हो, सीवीपी लाइन हो, कोई भी ड्रेन हो और जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं उनको क्या करना है, क्लोज़ करना होता है, ठीक है? तो आपको यही सारी चीज़ें करके ही मॉर्चरी के अंदर सेंड करना होता है, ठीक है? यहाँ पे ये क्या है, बाथ द बॉडी एंड पुट द आइडेंटिफिकेशन टैग ऑन इट एंड रिमूव द डेंचर, देखो डेंचर्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लीव द बॉडी, नो प्रिपरेशन, ये भी नहीं करना है। पोजीशन द बॉडी एंड टू हेड डाउन एंड आर्म्स, देखो हेड डाउन नहीं करना है, नहीं तो ब्लड फ्लो कहाँ चला जाएगा, पूरी हेड के अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बात करना है बॉडी को, आइडेंटिफिकेशन टैग को अप्लाई करना है, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास हमारे लिए काफ़ी है इतनी। आज के क्वेश्चन्स आई होप सभी को पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करें, मैसेज करें 9057064291। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर क्लास पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।